वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स रूल के बारे में, है ना। तो सोचिए कि आप किसी सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। और सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जैसे मैंने लास्ट टर्न पे आपसे डिस्कशन किया था, तो कुछ बच्चे मुझसे पूछे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे जहाँ पे ना मुझे सीरीज दिख रहा हो ना ही पैरेलल दिख रहा हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होता है। कैपेसिटर्स हों या रेजिस्टेंस हों, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी बनते हैं कि जहाँ पे ना तो आपको सीरीज दिखेगा ना ही आपको पैरेलल दिखेगा। और सोचो आपकी किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो। भाई हमने भी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चन में क्या होता था, वी हैव ए सिंगल बैटरी, ठीक है। तो अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी लगी हो तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक जर्मन साइंटिस्ट है किरचॉफ्स, और इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत काम किया है। इन्होंने 2 रूल्स बताए। ये रूल्स आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे और ये रूल्स आपके कैपेसिटर्स में भी आएंगे। दोनों जगह पे चलेंगे रूल्स, है ना। स्लाइड्स डिफरेंट है, डिफरेंस है दोनों में। बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है किरचॉफ्स रूल पे। जेई का पेपर सेट नहीं होता है बिना किरचॉफ्स रूल का, समझ लेना, समझे। जेई नीट का पेपर बिना किरचॉफ्स रूल का सेट ही नहीं होगा। क्वेश्चन पक्का मिलना है, डेफिनेटली आना ही आना है, ठीक है। बोर्ड्स में भी आने के चांसेस 70-80% हैं। और देखने में आया बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और किरचॉफ्स रूल अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जबकि एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। अगर आप इसको सुकून से समझेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत वाइडली यूज होगा कैपेसिटेंस की प्रॉब्लम्स में और सर्किट्स की प्रॉब्लम में। टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गया तो समझिए कि आपका सर्किट गया। जिसको ये टॉपिक नहीं आता है वो सर्किट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा जो जेईई नीट में आती है। तो उसको ढंग से समझना। तो देखते हैं क्या है किरचॉफ्स रूल। और बहुत सिंपल से रूल है यार, मतलब ऑलरेडी हमको जो बातें पता है ना, अभी आप देखोगे, आप जब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे सर ये तो आपने लास्ट टाइम पे बताया था, है ना। तो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये लॉ बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट रूल जो है एटलीस्ट ये मैंने आपसे लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा बैटरी है एंड सीरीज पैरेलल आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस आपको किरचॉफ्स रूल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या फर्स्ट रूल के अंदर, फर्स्ट रूल बहुत ही सिंपल है। इन्होंने ये बताया फर्स्ट रूल, अगर हमारे पास आइसोलेटेड प्लेट्स हों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये हमारी प्लेट्स कैसी हैं। अगर मैं इन 3 प्लेट्स को देखूँ तो दे आर आइसोलेटेड। वाई आइसोलेटेड? क्योंकि ये डायरेक्टली बैटरी से का कनेक्शन नहीं है। बाय दिस प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, ठीक है। ये प्लेट्स, ये वाली और ये वाली प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी। तो इन पे जो भी चार्ज आएगा वो बैटरी से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, पता है। इस पे जो चार्ज आएगा बैटरी से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, इन दोनों पे जो चार्ज आएगा वो बैटरी से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दीज 3 प्लेट्स? ये और ये आप देखिए, ये इनका कहीं किसी से कनेक्शन नहीं, हवा में है एक तरह से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं आइसोलेटेड प्लेट्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आइसोलेटेड प्लेट्स पे नेट चार्ज 0 होता है, मुझे लगता है आप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो देखें आप कि आइसोलेटेड प्लेट्स पे जो चार्ज होता है, इन पे जो भी चार्ज आता है दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। इसके सामने इंड्यूस होगा ये आएगा, इसके सामने इंड्यूस होगा ये आएगा, इसके सामने इंड्यूस होगा ये आएगा। तो इन पे जो भी चार्ज होता है वो चार्ज कैसा होता है, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज। और आप सबको पता है कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो हमने प्रॉपर्टी पर रखी है कि आइसोलेटेड सिस्टम पे नेट चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। तो स्विच ऑन करने से पहले, इस बैटरी के स्विच को ऑन करने से पहले इन प्लेट्स पे कितना चार्ज था? इन प्लेट्स पे 0 चार्ज था। स्विच ऑन करने के बाद भी इन प्लेट्स पे चार्ज, नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया है। कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ चला गया, कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपस में मूवमेंट हो गया है, बट ओवरऑल दे हैव नेट चार्ज 0। तो अगर मैं इस पे लिख दूँ +Q1 इस प्लेट पे, मुझे इस पे लिखना पड़ेगा -Q1। अगर मैं इस प्लेट पे लिख दूँ +Q2, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -Q2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ +Q3 तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा -Q3। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स इज 0। ये लिखिए आप, किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल कैपेसिटर में होता है ये बताता है कि नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स इज 0। तो दिस -Q1, दिस +Q2, दिस +Q3, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो आई विल गेट नेट चार्ज 0। दिस इज फर्स्ट रूल।
मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड्स में लिखने को भी आता है बट नॉट कैपेसिटर वाला नहीं आता ये, जो हम अगला पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो बोर्ड में लिखने को आता है भाई, किरचॉफ रूल लिखने के 2 नंबर मिलते हैं आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट रूल, और शायद मैं आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि इन तीनों प्लेट्स पे नेट चार्ज 0 होगा, ठीक है। अगला रूल जो होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रूल, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसके बिना कहानी खिसकेगी नहीं आपकी बिल्कुल भी, ना तो इस चैप्टर में और ना ही नेक्स्ट चैप्टर में। वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, इन शॉर्ट कभी कभी इसको KVL भी लिखते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ रूल, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, अब एक मुझे नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे सपोज करो इस तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम दिख गई, दिस E1, दिस E2, और यहां भी लगा देते हैं कैपेसिटर, दिस C1, दिस C2 एंड दिस C3, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, क्या ये 2 कैपेसिटर सीरीज में है? सीरीज तो है ही नहीं, पहली बात आपको पता है सीरीज में क्या होता है कि जब यहां से चार्ज चलेगा, यहां पाके कुछ चार्ज यहां चला जाएगा और कुछ यहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये और ये सीरीज में नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली ये और ये सीरीज में नहीं हो सकते हैं, बट क्या ये पैरेलल में है? तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि पैरेलल में है, इसका मतलब आपने कुछ ढंग से पढ़ा नहीं है। किसी को लगना भी नहीं चाहिए दे आर इन पैरेलल, और अगर किसी को लग रहा है तो मैं एक बार बता देता हूं आपको कि दे आर नॉट इन पैरेलल। व्हाई? पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, अगर 2 कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में होते हैं, चाहे वो सीरीज में दिख रहे हो, कैसे भी बने हो, उल्टा सीधा, एक ऊपर हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, इफ दे आर इन पैरेलल, तो जो उनकी प्लेट्स होती है ना, दे हैव सेम पोटेंशियल। कहीं से भी वायर घूम के है, अगर ये वायर से कनेक्टेड है ऐसे, तो इनका पोटेंशियल सेम होगा, और अगर ये कहीं से ऐसे वायर से कनेक्टेड है, इनका पोटेंशियल सेम है, तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर्स पैरेलल में। तो मतलब उनकी जितना इस प्लेट का पोटेंशियल है उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होना चाहिए, जितना इस प्लेट का पोटेंशियल उतना ही इस प्लेट का पोटेंशियल होना चाहिए, तब ये क्या होते हैं, दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल देखने से पैरेलल नहीं हो जाता है, ठीक है। तो C2 C3 आर नॉट इन पैरेलल। ये अभी हमारा किरचॉफ रूल से रिलेटेड नहीं है, ये मैं थोड़ा अलग से आपसे पॉइंट पूछ रहा हूँ। काफ़ी बच्चे इसमें आंसर देते हैं कि C2 C3 पैरेलल में होगा। तो देखिए आप, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आप सिर्फ एक वायर के क्रॉस मूव कर रहे हो, एंड व्हेन यू ट्रैवल अक्रॉस ए वायर, तो इस वायर का पोटेंशियल एक्चुअली रेजिस्टेंस 0 होता है, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, दे हैव, अगर मैं इसको V1 लिखूंगा तो इसको भी मुझे V1 लिखना पड़ेगा, दे हैव सेम पोटेंशियल। बट व्हाट अबाउट दीज 2 प्लेट्स, ये और ये प्लेट के बीच में क्या है, ये और ये प्लेट के बीच में सीन ये है कि इनके बीच में आ गई बैटरी, और बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बड़ा बड़ा लिख लो कि अगर कहीं भी बैटरी लगी है, इसका मतलब बैटरी जिन पॉइंट्स के बीच में होती है वहाँ पे क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई जब मैं यहाँ से चलूँगा ना ऐसे, तो आई हैव टू जंप दिस बैटरी यहाँ पहुँचने के लिए। तो जब मैं इस बैटरी को जंप मारूंगा तो यार यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल बदल जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, और मैं जंप मारूंगा यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, और फिर ये हाई होगा, देन दिस विल बी सेम एवरीवेयर, राइट। दे आर नॉट इन पैरेलल। ये मैंने आपको ऐसे पॉइंट बता दिया। मैं काफ़ी बच्चों से पूछता हूँ और बोल देते हैं सर ये पैरेलल में है, फिर मेरा बहुत मूड खराब होता है, ठीक है। ये पैरेलल में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। खैर, और सीरीज भी नहीं, पैरेलल भी नहीं, बैटरी भी 2 से ज़्यादा है, बैटरी भी 2 है यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ रखा, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि किसी सर्किट में एक बैटरी लगी है, अगर किसी सर्किट में एक बैटरी लगी है, तो हम कैसे चार्ज को डिवाइड करते हैं कि सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में वो डिवाइड हो जाता है कैपेसिटेंस के डायरेक्ट रेशियो में, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है कैपेसिटेंस के इन्वर्स रेशियो में। तो जो मैंने अभी जस्ट आपको स्टेटमेंट दिया ना कि इन्वर्स रेशियो और उल्टा, इसको दोबारा से सुन लेना और आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसको भी रटिए आप, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में हेल्प करता है आपको, तो काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बैटरी हमारी क्या है, अलग अलग हो गई, ठीक है। तो किरचॉफ ने इसके लिए एक रूल बनाया, आप भी बना सकते हो, क्योंकि इतना कोई खास पॉइंट नहीं है कि अगर मैं, देखो बातें सारी ध्यान सुनना, अगर मैं एक लूप में ट्रैवल करूं, सोचो मैं एक चार्ज पकड़ूं, ठीक है, इस चार्ज को मैं यहां से ऐसे घुमा के मैं ऐसे यहां पे लाके रख दूं, ठीक है।
या चलो चार्ज की बात छोड़ो, आप मुझे बताइए, जो हमारी बैटरी की जो फील्ड होती है, जो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जो उसकी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टेट्स वाली है, ड्यू टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेट वाली, मैंने शायद आपको बताया था, और एक होती है चार्ज की वजह से, कहीं चार्ज है तो उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हमारी फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। और जो हमारी मैग्नेट को फेंकने से करंट आ जाता है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए था। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इस, और कंजर्वेटिव क्या होता है यार? कंजर्वेटिव में नेट वर्क डन जीरो होता है। अगर आप किसी लूप पे घूम के आ जाते हो, नेट वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, चलो चार्ज ले लेते हैं, दैट बी इजियर समझने के लिए। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से एक चक्कर घुमा के मैं यहाँ पे ले आऊँ एट द सेम पॉइंट, ये सब बैटरी और कैपेसिटर क्रॉस करते हुए, और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी वर्क डन ऑन दिस चार्ज बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी कैपेसिटर और ये सब की इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना वर्क करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? चलो जो भी आपके दिमाग चल रहा हो, बट योर आंसर शुड बी जीरो। वाई जीरो? इसलिए जीरो यार, क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क डन होता है अगर कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है, व्हेन यू मूव ए चार्ज, दिस इज वर्क डन, क्यू डेल्टा वी, दिस इज वर्क डन। और को पता है कि यार ये फील्ड कैसी है? दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में अगर आप घूमेंगे तो वर्क डन जीरो होगा। कहीं भी घूम के चले आओ ना, ऐसे घूम के चले आओ, इधर से ऐसे घूम के ऐसे चले आओ, या यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे चले आओ, कहीं भी आप घूमिए, नेट वर्क डन भी जीरो। अगर वर्क डन जीरो होगा तो इसका मतलब डेल्टा वी इज जीरो। यही किरचॉफ सेकंड रूल होता है। क्या होता है सेकंड रूल? कि अगर मैं सर्किट में एक पॉइंट से चलूं और कहीं भी घूम फिर के मैं दोबारा किसी भी रास्ते से उस पॉइंट पे आ जाऊं, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। अब बुक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा होता है, आप सिंपल वे में लिखिए, ठीक है, कि नेट चेंज इन पोटेंशियल across a loop, net change in potential across a loop in electrical circuit is always equal to zero, is always equal to zero। मैंने आपको रीजन बता दिया जीरो होने का क्या रीजन है, समझ गया ना? कोई आपसे पूछे कि ये किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि किरचॉफ्स सेकेंड रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉन्सेप्चुअल, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि किरचॉफ सेकेंड रूल किस पे बेस्ड है, इसको अंडरलाइन करके लिखे, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? भाई राउंड ट्रिप में घूम के आओगे, कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क डन जीरो होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट रूल मैं आपको बताना भूल गया, फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड है आप सोचो? जो आइसोलेटेड प्लेट्स पे नेट चार्ज जीरो था, वो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? तीनों प्लेट्स पे बैटरी कनेक्ट करने से पहले चार्ज जीरो था, और इन तीनों प्लेट्स पे बैटरी कनेक्ट करने के बाद चार्ज जीरो है। तो ये बात हम कैसे कह रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लिख लीजिए इस लाइन को भी कि फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इसलिए वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, तो नो चेंज इन पोटेंशियल। ये दो सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो अब दो बातें समझिए, आप चार बातें समझिए बल्कि, कि सपोज करिए कैपेसिटर। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है यार, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ढंग से समझना है यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो तो सब बातें हो गई हमारी कहानी, ठीक है। अगर ये कैपेसिटर है, अब होगा क्या पता है? होगा ये कि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, पहले आप थोड़ी भूमिका बता दूँ, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप कैपेसिटर पे कुछ कुछ चार्ज अपने आप एज्यूम कर लोगे। कैपेसिटर पे कुछ कुछ चार्ज, किसी पे Q1 दे दिया, किसी प्लेट को प्लस, किसी को माइनस, जो मन हुआ है ऐसे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे। कीपिंग इन माइंड फर्स्ट रूल, आइसोलेटेड प्लेट्स पे नेट चार्ज जीरो होगा, ठीक है। फिर हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होता है कि मैं एक पॉइंट पकड़ूंगा, उस पॉइंट से घूमना शुरू करूंगा, घूम के वहीं पे आ जाऊंगा, और घूमने के जब मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल शुड बी जीरो। मैं क्या करूंगा? मैं अगर रास्ते में चलूंगा तो कभी पोटेंशियल बढ़ेगा, कभी पोटेंशियल कम होगा,
बढ़ेगा कम होगा, और मैं सारे चेंजेस लिखूंगा, और जब मैं अल्टीमेटली वहाँ पे आके खड़ा हो जाऊंगा ना, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल विल बी जीरो। क्या मिलेगा तुमको सर्किट में, बताओ क्या मिलेगा तुमको सर्किट में? या तुमको कैपेसिटर मिलेगा, या तुमको क्या मिलेगा, बैटरी मिलेगी, या तुमको रेजिस्टेंस मिल सकता है। 3 चीज़ें मिल सकती हैं। बस हमें यही समझना है कि जब हम बैटरी को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, अगर हम एक कैपेसिटर को जंप मारेंगे तो पोटेंशियल कितना चेंज होता है, और अगर हम एक रेजिस्टेंस में चलेंगे तो कैसे जंप होता है, मतलब कितना पोटेंशियल कम या ज़्यादा होता है। यहीं पे सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, तो प्लीज़ इसको ढंग से समझना। साइन उल्टे सीधे मत करना यार, फिर बहुत मेरा मूड खराब होता है। बच्चे बहुत साइन उल्टे सीधे करते हैं और ढंग से सुनते नहीं है, कहीं प्लस लगा देते हैं, कहीं माइनस लगा देते हैं। तो अब अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। यही न्यूमेरिकल्स में सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा, और ऐसा कुछ खास नहीं है। आप केयरफुल होकर सुनोगे तो आपको होगा सर इतना तो मुश्किल नहीं था। दिस प्लेट हैज़ -q चार्ज एंड दिस प्लेट हैज़ +q चार्ज। कैपेसिटर में आपको पता ही -q +q होता है, और मैं किस सर्किट में जा रहा हूँ, और जाते जाते मैं पोटेंशियल लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहीं सर्किट में चल रहा हूँ, एक पॉइंट से लूप में घूम के आ रहा हूँ, और मुझे ऐसे कैपेसिटर मिल गया अपने रास्ते में, और मुझे इस कैपेसिटर को यार यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना पड़ा, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सबको पता है क्यों बढ़ जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? बिकॉज यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा। डेल्टा V इज +q/c। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ गया यहाँ से यहाँ जाने पे, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ कि अगर मैं किसी सर्किट में मूव कर रहा हूँ और मुझे एक बैटरी, एक कैपेसिटर पे +q चार्ज और -q ऐसे मुझे मिल गया, और मैं ऐसे जा रहा था यहाँ से, और फिर मुझे यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ा, और मुझे ये लिखना है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल। तो अब अगर मैं प्लस से माइनस जाऊँगा तो पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो आई हैव टू राइट डेल्टा V इज -q/c। ये दो बात हो गई कैपेसिटर की। जब भी हमें कैपेसिटर मिलेगा तो ऐसे आप क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है यार, निगेटिव से पॉजिटिव गया, बढ़ गया, पॉजिटिव से निगेटिव है, कम हो गया, खत्म का। और आपको क्या मिल सकता है? मैंने बोला ना 2 से ज़्यादा बैटरी हो सकती है, तो चलो मुझे एक बैटरी मिल गई ऐसे, मैं से जा रहा था, मुझे बैटरी मिली, और मुझे यहाँ से जंप मार के यहाँ पहुँचना है। इसका EMF E है। EMF का मतलब होता है जितना इसका EMF होता है एग्जैक्टली, ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। समझ गए होगे आप लोग, समझदार हो कि अगर मैं यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचूंगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाने पे बैटरी ने क्या कर रखा है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ये पॉइंट लो पे होता है, ये हाई पे होता है, तो जितना इसका EMF है ना एग्जैक्टली उतना ही इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और ये पॉइंट हाई पे होगा। तो अगर आप निगेटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड दिस चेंज इन पोटेंशियल विल बी +E। आप समझ गए आगे मैं क्या करने वाला हूँ, कि अगर मैं किसी बैटरी में यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचा, इसका EMF E है, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ, नॉ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू -E, ये चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे। और क्या हो सकता है, हालांकि अभी हम लोग करंट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी आगे सॉल्व करेंगे, बट मैं भी लिख देता हूँ कि अगर आपको कहीं करंट मिल गया, तो क्या आपको पता है करंट कहाँ से फ्लो करती है? कहाँ से फ्लो करती है? अगर करंट ऐसे जा रही है किसी वायर में, रेजिस्टेंस R है, दिस करंट इज I, और मैं ऐसे रास्ते में जा रहा हूँ और मुझे ये ऐसे सीन मिल गया, और मुझे इसको क्रॉस करके यहाँ पहुँचना है, और मुझे ये देखना है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल कम होगा ज़्यादा होगा? सोचो आप। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसका मतलब यहाँ से आ जाने पे पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, सो मुझे लिखना पड़ेगा भाई -IR, ठीक है। और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ऐसे, और मुझे ये सीन मिल गया कि यार करंट इधर आ रही है, तो मैं समझ जाऊँगा करंट इधर आ रही है, तो करंट हाई से लो चलती है, ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा, और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं हाई पोटेंशियल तरफ जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इस बार होगा +IR। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका ये है कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस, लिख लेना, अक्रॉस रेजिस्टेंस,
अब ये सब हाई लो नहीं कर रहा है यार, बस डायरेक्शन में गए पोटेंशियल कम हो गया, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट उसको गए अगर क्रॉस करके, अपोजिट करंट आ रही है उसको क्रॉस करके उधर गया तो पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये 6 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना, बहुत ही लॉजिकल और ऐसा कुछ नहीं यार, रटने वाली चीज़ ही नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ्स रूल की एक फॉर्म और है, मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे हम लोग अभी उसको भी मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूं, है ना, कि किरचॉफ्स रूल में हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो हमारा वो होता है आइस फर्स्ट रूल, एक्चुअली जो फर्स्ट रूल है ना, वो हमारा कैपेसिटर्स के लिए डिफरेंट है, और सपोज करो कैपेसिटर्स नहीं है, यू हैव ओनली रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो वो रूल डिफरेंट है। तो देखते हैं कि लिख लिया आप किरचॉफ्स फर्स्ट रूल व्हेन वी हैव रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टर्स हैं, तो क्या होगा, क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज करिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सपोज करिए यहाँ पे करंट आ रही है, दिस करंट I1, ठीक है, एंड दिस करंट I2, और ये जाने वाली करंट I3 है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, मैं बात कर रहा हूँ किरचॉफ्स फर्स्ट रूल व्हेन वी हैव रेजिस्टर्स। तो इसमें कहानी क्या होती है, पहले मैं आपको इनफॉर्मल बता देता हूँ। इनफॉर्मली इसका क्या मतलब होता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितनी करंट आएगी, मतलब एंटर करने वाली करंट किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, उतनी करंट उस जंक्शन को एग्जिट मार के भी जाएगी, समझे। सीधे बोले बहुत सिंपल वे में, तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है, ऐसा लिख लो कॉपी में, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। कि एट अ जंक्शन पॉइंट आने वाली करंट और जाने वाली करंट दे आर इक्वल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी किस पे बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि बेसिकली यहां पे करंट का मतलब एक चार्ज फ्लो हो रहा है यार, ऐसे प्लस चार्ज आ रहा है, यहां से भी प्लस चार्ज आ रहा है, और मिलके चार्ज खत्म तो हो नहीं जाएगा, तो जितना मिलके आएगा उतना ही थर्ड ब्रांच में जाएगा, समझे। तो ये तो मैंने आपको इनफॉर्मल बता दिया कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है, एंटर करने वाली करंट एग्जिट के बराबर होती है। इसको लिखेंगे कैसे, है ना, लिखेंगे ऐसे कि एट अ जंक्शन पॉइंट algebraic sum of all currents, algebraic sum of all currents is 0, ऐसे लिख सकते हो आप, सिग्मा I is 0 एट अ जंक्शन पॉइंट, algebraic sum of all currents is 0। algebraic sum का मतलब ये हो गया कि आने वाली करंट को आप पॉजिटिव ले लो, जाने वाले को नेगेटिव ले लो, ठीक है, तो उसका सम 0 होता है। तो अगर मैं इस लॉ के हिसाब से लिखूंगा, हालांकि ये ज़्यादा इजी था, आने वाली करंट जाने वाली करंट बराबर है, इस लॉ के अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं, तो करंट आ रही है आई विल टेक इट पॉजिटिव, ये करंट आ रही है आई विल टेक इट पॉजिटिव, ये करंट जा रही है तो आई हैव टू टेक इट नेगेटिव, दिस विल बी 0, ऐसे लिखूंगा मैं कि algebraic sum of all currents meeting at a junction point is 0, ठीक है। या सबको पता है, आने वाली जाने वाली बराबर कर दो तो वही इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसको नेगेटिव भी मान सकता हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं इसको नेगेटिव ले लूँगा यार, तो इसको मैं नेगेटिव ले रहा हूँ आने वाली को, तो -I1 तो -I2, तो जाने वाली को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो I3 0। कुछ भी कहो, कुल मिला के बात यही कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट हमारी बराबर होती हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें हो गई, बहुत ढंग से समझना है यार, पूरा चैप्टर अगला और पिछला सब मतलब यही इसी पे बेस्ड है पूरा, किरचॉफ्स रूल पे, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स रूल। क्वेश्चन तो लंबा होगा, तो मैं आपको सिर्फ एक सर्किट बना रहा हूँ, वही जो पिछला मैंने बनाया था, ठीक है। और देखते हैं कि क्या करना है यहाँ पे। जैसे ये एक बैटरी हो गई E1 एंड दिस C1, यहाँ पे कैपेसिटर हो गया C3, दिस C3, और यहाँ पे एक मेरे पास हो गया C1 E1, दिस E2, दिस C2। ये कहानी है, समझना। अब सारी बातें बहुत समझो तो मैं कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसा है, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का, कि मुझे इन कैपेसिटर्स पे चार्ज बताना है कि इन कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज होगा, और पोटेंशियल भी पूछ सकता है।
तो मुझे दिख रहा है यार कि यहाँ पे 2 बैटरी लगी हैं। जैसे मुझे 2 बैटरी दिखी मैं समझ गया कि भाई ये क्वेश्चन तो है किरचॉफ्स का, तुरंत हिंट मिल गई कि किरचॉफ्स रूल से सॉल्व होना है 2 बैटरी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब क्या होता है, कुछ सीरीज भी नहीं दिख रहा मुझे, पैरेलल भी नहीं दिख रहा है ना। मैंने आपको बताया ना कि ये और ये पैरेलल में नहीं है, क्योंकि ये और ये प्लेट्स तो सेम पोटेंशियल पे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ से इधर चलूँगा तो आई हैव टू क्रॉस दिस बैटरी, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर नॉट एट सेम पोटेंशियल, तो पैरेलल भी नहीं, सीरीज भी नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या है पहला स्टेप। पहले स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे चार्ज हमें अपने आप एज्यूम कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। किसी भी प्लेट पे कुछ भी चार्ज दे दो आप। ठीक है, बिल्कुल आप पास फ्रीडम है, जो मन है उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज को लिखो। ठीक है, तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ +Q1। देखो बैटरी का चक्कर नहीं है यहाँ पे, बैटरी के चक्कर में मत रहना कि बैटरी से कनेक्टेड है तो ये इतना आएगा, यही सब गलतियाँ होने लगती हैं। तो आपको पहले मैं वार्न कर रहा हूँ, टोटल फ्रीडम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, जैसे देना हो चार्ज दे दो आप। बैटरी को मत देखना कि बैटरी से प्लस गया माइनस गया। ठीक है, बच्चे यहाँ दिमाग लगा लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। चलो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि भाई इस पर +Q1 चार्ज है, तो यहाँ पे आएगा -Q1। ठीक है, ये है, इस पर मेरा मन हुआ कि यहाँ पे चलो देते हैं +Q2, यहाँ पे -Q2। देख लो, मैं इस चार्ज को लिखते समय मैं बैटरी को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, ये C3 है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ +Q3 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ -Q3। ऐसे मैंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सबसे पहला काम है कि आपको अपने हिसाब से चार्जेस ले लेना है। ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आइसोलेटेड प्लेट्स। तो हमें आइसोलेटेड प्लेट्स फाइंड करनी है। तो यार ये प्लेट, ये देखो आप, ये तीनों प्लेट्स आइसोलेटेड है। ये और ये, इनको मैंने क्या कर दिया है, क्लोज्ड, उसमें बंद कर दिया। ये हमारी आइसोलेटेड प्लेट्स हो गई। ठीक है, और आइसोलेटेड प्लेट्स पे क्या सीन होता है, नेट चार्ज का सम 0 होता है। तो Q3 Q2 -Q1 तीनों ऐड करते हैं, Q3 +Q2 एंड -Q1 इज 0। ये बन गई पहली इक्वेशन। अननोन कितने यहाँ पे, अननोन हमारे पास 3 है, Q3 Q1 एंड Q2। तो 3 इक्वेशन बनेंगी, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2 इक्वेशंस और चाहिए, और वो जो 2 इक्वेशंस आएंगी वो आएंगी आपकी किरचॉफ्स रूल से। लूप वाला जो हमने अभी पढ़ा है वो वाला लॉ लगाएंगे तो हमें इसकी इक्वेशंस मिलेंगी, और इसी को ढंग से समझना ही है, गड़बड़ होती सारी। -Q2 एंड दिस +Q2, -Q3 +Q3 +Q1 एंड -Q1, C1 C2 C3। तो चलो भाई, ऐसे आपने एक नीचे का लूप पकड़ा और अब आपको घूमना है इस लूप में। बेसिकली घूम के, किरचॉफ सेकंड रूल यही होता है ना कि अगर आप किसी लूप में घूम के वापस आ रहे हो तो नेट चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। तो मैंने लूप ले लिया और ऐसे मैंने बना दिया एरो। इसका मतलब है कि भाई मैं इस लूप में ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज। इसमें भी कोई चॉइस है, आप चाहो तो क्लॉकवाइज घूमो और चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, पूरी फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें ऐसे दिखा दिया, मतलब मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, किसी एक पॉइंट से शुरू करूँगा वहीं घूम के आऊँगा। तो चलो मैंने ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और अब मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। और किरचॉफ सेकंड रूल आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे घूम के दोबारा आएंगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। तो अभी जो आपको रूल्स दिखाए थे मैंने, उनको कॉपी दोबारा रखिए और चेक करिए। तो देखिए, पहले यहाँ से मैं चलना शुरू किया, ऐसे गया, पहले यहाँ पहुँचा। सबसे पहले मैं ये कैपेसिटर मिला मुझे, और मैं इसकी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे जंप करके गया। तो शायद आपके पास कॉपी खुली होगी, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जाने पे पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो यहाँ से आ जाने पे पोटेंशियल बढ़ गया, तो मैं लिखूँगा Q3/C3। Q/C फॉर्मूला होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे बढ़ता है Q/C। फिर मैं यहाँ से चलता हुआ ऐसा है, कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला। फिर मुझे कैपेसिटर मिल गया, और अब जब मुझे कैपेसिटर मिला तो पहले मिली मुझे पॉजिटिव प्लेट, फिर मिली नेगेटिव। तो जब मैं यहाँ से आ गया तो डिक्रीज करेगा इस बार पोटेंशियल, एंड दिस विल बी -Q2/C2। फिर मैं यहाँ पहुँचा और यहाँ से फिर मैं जंप किया, जब यहाँ पे पहुँचा तो फिर मैं
निगेटिव प्लेट से कहाँ गया, पॉजिटिव प्लेट, नहीं निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट नहीं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव तरफ गया, फिर पोटेंशियल बढ़ेगा और इस बार कितना बढ़ेगा, प्लस E2 और सब मिला के 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि नेट चेंज नहीं आएगा। तो मेरी 2 इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन और रह गई, मुझे एक लूप और पकड़ना पड़ेगा। अब अगले लूप में फिर मेरे पास 2 चॉइस हैं, क्या कि मैं ऊपर वाला लूप ले लूँ ये वाला, या ये मैं पूरा ले लूँ। चलो मैं ऊपर का लूप ले लेता हूँ ये वाला, और कहीं भी घूम सकते हो। चलो मैंने ऐसे दिखा दिया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घूमने को आप क्लॉकवाइज घुमा दिया मैंने इसको, आप घूमने को एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई फिर पकड़ते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी कहीं ले सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट भी आप कहीं ले सकते हैं। तो भाई 2 इक्वेशंस हो गई हमारी, है ना। अब मुझे तीन एक्चुअली अननोन 3 है ना, Q1 Q2 Q3 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन चाहिए मुझे। अब मैं ऊपर का लूप पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं बनाता हूँ क्वेश्चन और इक्वेशन बनाता हूँ। कहाँ से ट्रैवल करें, कहीं भी ट्रैवल करते हैं। चलो इस बार मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लिया, मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, ऐसे घूमना है मुझे, तो मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा ऐसे, और सबसे पहले मुझे मिलेगी पॉजिटिव प्लेट, फिर मैं यहाँ से जंप करूँगा, निगेटिव पे जाऊँगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो कितना डिक्रीज करेगा, -Q3/C3, ये डिक्रीज कर गया। फिर मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से होता हुआ मैं यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा, फिर मुझे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिला और निगेटिव से मैं पॉजिटिव गया। जब भी मैं निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जाऊँगा या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जाऊँगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका EMF E1 था, E1 का इंक्रीज आएगा 10 E1, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा और जब मैं यहाँ से यहाँ जंप करूँगा तो फिर डिक्रीज आएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव जा रहा हूँ, -Q1/C1 एंड दिस विल बी 0। ठीक है, तो ये हमारा नेट चेंज विल बी 0। अब साथ में इसको अगर यहाँ पे आपका वायर होता कैपेसिटर की जगह, उसको भी समझ लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होते और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपको आंसर निकालना है। आप निकालो भी नहीं आंसर, ये तो आपको मैंने स्टैंडर्ड मेथड बता दिया, ऐसा नहीं कि आप आंसर निकालने लग जाएँ। तो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको डिजिट्स वाले, वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सोचो कैपेसिटर की जगह यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये E1 ये R1, चलो अच्छा चेंज ही हो गया सारा, इसको E2 कर देते हैं, दिस E2 एंड दिस रेजिस्टेंस R2, ठीक है। और यहाँ पे बीच में था एक R3, ये बीच में एक R3 था, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले में क्या है कि ये आपको पता है ये पैरेलल में है, पैरेलल में नहीं है, सॉरी, कोई भी पैरेलल में नहीं, कोई भी सीरीज में नहीं है ना। तो कैपेसिटर्स में हम क्या करते थे, सबसे पहले कैपेसिटर्स में जो सबसे पहले कहानी होती थी वो हम चार्ज को पहले आइसोलेटेड प्लेट्स को आइडेंटिफाई करते थे, आइसोलेटेड प्लेट्स को हम एक अलग उसमें बंद करते थे, फिर हम वहाँ पे कुछ कुछ चार्जेस शो करते थे और उनका सम 0 होता था, ठीक। जब आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे कहीं पे तो हमें आइसोलेटेड प्लेट्स नहीं देखनी है, वी हैव टू फाइंड जंक्शन। अब कितने जंक्शन है यहाँ पे बताओ, 2 ही जंक्शन है यार, एक ये जंक्शन है और एक ये जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। जो आपका किरचॉफ फर्स्ट रूल होता है फॉर करंट, उसको हम जंक्शन रूल बोलते हैं कि जंक्शन पे आने वाली करंट जाने वाली करंट सेम होती है। ये जंक्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जंक्शन पे करंट शो करनी है। अब फिर सुनो आप, अब ये मैं ये जंक्शन भी ले सकता हूँ, मैं जंक्शन ले सकता हूँ, मैंने ये जंक्शन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपके पास फिर पूरी फ्रीडम है, आप कहीं भी करंट कैसे भी दिखा दो जैसे आपका मन हो। बहुत से बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से ऐसे करंट आ रही होगी तो करंट ऐसे दिखाओ, ये नेगेटिव है तो करंट इसके अंदर ऐसे आ रही हो, तो कोई रूल नहीं होता है। तो इनके EMF डिसाइड करेंगे ना कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर यहाँ पे आपका पूरी फ्रीडम है, आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी करंट शो कर दो। तो देखो मैंने क्या किया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यार, फिर ये सब बेवकूफ़ी होती है जब आप आते हो और बाद में बोलते हो कि सर करंट इधर से जाएगी उधर से जाएगी। अभी समझ लो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो चलो भाई मेरा मन हुआ कि मैंने दिखा दिया कि ये करंट I1 आ रही है, मैं इसको ऊपर भी दिखा सकता था, ठीक है, मैंने इसको दिखा दिया I1। और यहाँ भी चॉइस है मेरे पास कि मैं नीचे भेजूँ या ऊपर भेजूँ। मेरा मन हुआ कि मैं ऊपर दिखा दूँ, तो दिस I2, ठीक है। और यहाँ पे मैंने I3 भेज दिया ऐसे।
मैं आई थ्री तरफ भी भेज सकता था, इक्वेशन वही बनेगी। सबसे पहले जंक्शन को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर ये आई थ्री है तो यहाँ भी करंट पूरी आई थ्री होगी ऐसे। अगर इस देखो यहाँ भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, अगर इसमें करंट आई वन है ना तो यहाँ भी करंट आई वन होगी और यहाँ भी करंट आई वन होगी। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा हो कि बैटरी और एक्स्ट्रा करंट भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरी ब्रांच में करंट रहती है, नोट करो, पूरी ब्रांच में करंट रहती है। ऐसा ना हो कि बैटरी के बाद आपको लगे क्या तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ करंट आई वन है तो यहाँ भी आई वन, यहाँ भी आई वन, पूरे में आई वन। इसमें करंट आई टू है तो यहाँ भी आई टू होगी, यहाँ भी आई टू होगी और यहाँ भी आपकी करंट आई टू होगी। ऐसा आपने करंट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये लिख दिया और आप जंक्शन रूल लगाते हैं। सबसे पहले जंक्शन रूल लगता है और दूसरा सेकंड रूल, दो रूल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया जंक्शन रूल और आने वाली करंट और जाने वाली करंट को मैं इक्वेट मारूंगा। तो ये आने वाली करंट आई वन है, ये आने वाली करंट आई टू है, ये जाने वाली करंट आई थ्री है। तो आई विल राइट कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री। ये पहली इक्वेशन बन गई। आने वाली करंट आई वन, आने वाली करंट आई टू, जाने वाली करंट आई थ्री। आने वाली करंट और जाने वाली करंट सेम होती हैं, तो आई वन प्लस आई टू इज आई थ्री। या अगर आप उस वैसे लिखना चाहते हो कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज जीरो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, आने वाले को प्लस बोल दो, इस आने वाले को प्लस बोल दो, इस जाने वाले को माइनस बोल दो, बात वही है, ठीक है। चाहे फॉर्मली बोलो उसको इनफॉर्मल बोलो, ठीक है। मुझे पर्टिकुलर ये ज़्यादा इजी लगता है, आने वाली करंट जाने वाली करंट, ठीक है। ठीक है, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन चाहिए, एक हमारी इक्वेशन बन गई जंक्शन रूल से। पहली इक्वेशन हमेशा जंक्शन रूल से बनती है और कैपेसिटर्स में हमारी आइसोलेटेड प्लेट से बनती है। अब हमें लूप पकड़ना है यार, ठीक है। अब हमें पकड़ना है लूप, तो अगला लूप पकड़ना होता है। लूप तीन लूप है बेसिकली, एक ऊपर का लूप, एक नीचे का लूप और ये पूरा लूप। हमें सिर्फ दो पकड़ने हैं। लूप पकड़ के किसी भी पॉइंट से, लूप पकड़ के किसी भी पॉइंट से शुरू हो जाओ और घूम के वहीं पे आ जाओ, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे तो क्लॉकवाइज। चलो उसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, सॉरी क्लॉकवाइज लिया था। इस बार मैं नीचे का लूप पकड़ता हूँ और मैं ऐसे घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, ठीक है। इस पूरे लूप में मैं कहीं भी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और बस मैं भागते भागते पोटेंशियल देखूंगा प्लस माइनस। चलो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट कहीं भी ले सकता हूँ, चलो मैंने ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट, ये यहाँ मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। मैं यहाँ से जंप किया, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव गया। तो मैं आपको तेजी में एक्सप्लेन करूँगा, सारी बातें बता चुका हूँ। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो दिस विल बी -E1, ये ड्रॉप आएगा, कम हो गया पोटेंशियल। फिर मुझे रेजिस्टेंस मिला और अभी आपने नोट्स बनाए होंगे वीडियो में, अभी मैंने आपको बताया है कि व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट across a resistor, when we move in the direction of current across a resistor, potential decreases. Logically बता चुका हूँ, current always flows from high to low. तो यहाँ से आ जाने पे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज करेगा एंड दिस विल बी -I2R1। IR होता है, दिस विल बी -I2R1। फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब मुझे यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचना है। अगेन आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो मैं फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, मेरा मूवमेंट भी यहाँ है और करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, तो फिर से डिक्रीज होगा, पोटेंशियल फिर डिक्रीज करेगा, -I3R3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी ये वाली इक्वेशन। अच्छा एक मैं आपको पॉइंट और बता दूँ, इसको भी नोट कर लो आप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि होता क्या है कि जब हम रेजिस्टेंस में मूव करते हैं करंट की डायरेक्शन में तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और जब हम रेजिस्टेंस में करंट के ऑपोजिट मूव करते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। बैटरी में कुछ नहीं होता है, बैटरी में करंट नहीं देखना होता है। इसको अंडरलाइन कर लो कि जब हम बैटरी के क्रॉस मूव कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव गया या मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गया। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर करंट ऐसे जा रही, तो यहाँ भी वो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं, रेजिस्टेंस और बैटरी के। बैटरी में ऐसा कोई रूल नहीं है, बैटरी में करंट कहीं भी आ रही हो उससे कोई मतलब नहीं है। करंट वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको रेजिस्टेंस में लगाना है। बैटरी में सिर्फ ये देखना है कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव या पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव, करंट नहीं देखनी है मैं, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर है। ये लूप पकड़ लिया मैंने, ऐसे घूमना है मुझे इस बार। चलो मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ। ये सेकंड इक्वेशन बन गई भाई, दिस इज सेकंड इक्वेशन।
ठीक है, अब मैं इस लूप में चलता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले यहाँ से यहाँ जाता हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ेगा आई आर, और कितना बढ़ेगा I3R3। क्यों बढ़ गया भाई? इसलिए बढ़ा, मैं जा तो यहाँ रहा हूँ, जब मैं जा रहा हूँ तो मैं करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, करंट के अपोजिट चलने में पोटेंशियल बढ़ता है I3R3। फिर यहाँ पहुँचा मैं, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा मैं। अब जब फिर मुझे यहाँ जाना है तो भाई फिर मैं करंट के, इस करंट के कहाँ जा रहा हूँ मैं, इस करंट को अपोजिट चल रहा हूँ, क्रॉस रेजिस्टेंस, फिर बढ़ेगा ये प्लस I1R2। फिर मैं यहाँ पहुँचा। अब मैं फिर आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए कि जब आप बैटरी में मूव करते हो ना, तो बैटरी में करंट का कोई रोल नहीं है यार। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब आप कॉमन एरर करते हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो सब पहले से आपको वार्न कर रहा हूँ, बैटरी में मूव करोगे करंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ टर्मिनल्स देखने हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो -E2 इज़ 0। ठीक है, अब मैं ये बात बार बार 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो बच्चे सोच रहे होंगे यार मैं इतना रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यहीं पे गलती करते हो सारी, जब आप ध्यान से नहीं सुनते हो ना, बैटरी में प्लस माइनस लगाने लग जाते हो। ठीक है, करंट में जाना और आना सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस देखना है, नॉट ए क्रॉस बैटरी। ये 3 इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करोगे आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो अगले लाइव लेक्चर में या वीडियो लेक्चर में मैं इन पे बेस्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। फिर मैं बोल रहा हूँ किरचॉफ्स रूल बोर्ड में आना ही आना है, जेई का पेपर सेट नहीं होता इसके बिना, नीट का पेपर सेट नहीं होता है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी आती है। ठीक है, एक बार ढंग से पढ़ लो, वीडियो को दोबारा देख लो, सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए, जहाँ जहाँ गलती हो सकती है मैंने वो भी बता दिया है। तो कल मैं आपसे लाइव क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा इसके। ठीक है।